हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारी यहाँ पर सीटी मेंस के प्रिपरेशन चल रही है। आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत पास है। 5 और 6 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। सो फटाफट से अपने 2-3 टॉपिक्स रह रहे हैं वो फटाफट से कर लेते हैं। टॉपिक 13 रहने वाला है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के एक तरीके से जो टाइप्स होते हैं उनके यहाँ पर सीरीज़ चली हुई है। घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम होता क्या है मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है कि इन्होंने ये टर्म दिया था, कौन इसके फादर कहे जाते हैं, सब कुछ बताया था। और साथ ही इकोसिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ये जो घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र है, एक तरीके से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का यहाँ पर पार्ट हो जाता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। तो फटाफट से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र को पढ़ेंगे। ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज एन एरिया वेयर द वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस एंड अदर हर्बेसियस नॉन वुडी प्लांट्स। देखो ग्रास लैंड है, ग्रास का मतलब पता है घास, और लैंड मतलब भूमि। किसकी भूमि? घास की भूमि। तो जिस मैदानी क्षेत्र में ज़्यादातर आपको घास देखने को मिलेगी, मतलब डोमिनेटेड है किसके द्वारा? प्रभुत्व किसका है? घास का प्रभुत्व है, ठीक है। और आपको नॉन वुडी प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर आपको लकड़ी नहीं मिलेगी। तो घास के अंदर लकड़ी नहीं होती, तो ऐसे ही घास के बराबर ऐसे ही प्लांट्स आपको इस इकोसिस्टम में देखने को मिलेंगे जिसके अंदर आपके लकड़ी नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपके घास के मैदान ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर थोड़ी सी कम वर्षा देखने को मिलती है, जहाँ पर बड़े जो पेड़ है वो सपोर्ट नहीं हो पाते क्योंकि उनके लायक वर्षा नहीं होती है। तो ऐसा इकोसिस्टम, ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जहाँ पर आपको घास या फिर कोई भी नॉन वुडी प्लांट्स देखने को मिले, तो वो आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है, ठीक है। ग्रासलैंड्स आर द एरिया दैट आर डोमिनेटेड बाय अ नियरली कंटिन्यूअस कवर ऑफ ग्रासेस। कंटिन्यूअस का मतलब है कि आपको बस लगातार घास ही घास वहाँ पर देखने को मिलेगी। और वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑफ ऑल मेजर वेजिटेशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के जितने भी मेजर वेजिटेशन है, जितने भी मेजर वनस्पतियाँ हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा फैलने वाला ये मैदान आपको मिल जाएगा। दे ऑक्यूपाई अबाउट 20% ऑफ लैंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पर कितना परसेंट हिस्सा ये ऑक्यूपाई करते हैं? 20% हिस्से में जो ग्रास लैंड है वो फैले हुए हैं। ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन दोनों के अंदर मिल जाते हैं, जहाँ पर रेनफॉल जो है इनफ नहीं है टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ ट्रीज, यानी जो वुडी ट्रीज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए इनफ बारिश यहाँ पर नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ आपको घास या फिर नॉन वुडी ट्रीज ही देखने को मिलते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन एरिया कंसिस्टिंग ऑफ वेल डिफाइंड हॉट, यानी कि जहाँ का टेम्परेचर आपको हॉट मिले, गर्म मिले, शुष्क मिले, नमी मिले, और जहाँ पर आपको रेनी सीजन देखने को मिले, यानी कि बारिश होती है बट कम होती है, तो वहाँ पर आपको ये वाले एरियाज जो है वो मिल जाएंगे। दीज आर नोन बाई नेम ऑफ, अब इनका ना यहाँ पर जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम है बट इनका अलग अलग जगहों पर फॉरनर में इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे यहाँ पर यूरोप में इसको क्या बोला जाता है? यूरोप में इसको स्टेप्स बोला जाता है, ठीक है। यूरोप और एशिया में इसको स्टेप्स बोला जाता है। साउथ अमेरिका में इसको पंपस बोला जाता है, और साउथ अफ्रीका में इसको वेल्ट बोला जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में इसको डाउन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, मे भी आपसे पूछ ले, तो इनके बहुत मतलब अलग अलग नाम है, जगहों के अकॉर्डिंग इनके नाम यहाँ पर रखे गए हैं। ग्रासलैंड इज फाउंड वेयर रेनफॉल इज अबाउट 15 to 75 सेंटीमीटर पर ईयर, नॉट इनफ, यानी कि जहाँ पर आपको बारिश कितने देखने को मिलती है? 15 से 75 सेंटीमीटर देखने को मिलती है, जो कि इनफ नहीं है एक वन को सपोर्ट करने के लिए। वन क्या होते हैं? जहाँ पर आपको बड़े बड़े पेड़ भी देखने को मिलते हैं, तो बड़े बड़े पेड़ इस बारिश के अंदर सपोर्ट नहीं हो पाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलती है? यहाँ पर आपको घास के मैदान देखने को मिलते हैं। इंडिया के अंदर बात करें तो ये मेनली कहाँ पर पाए जाते हैं? मेनली हाई हिमालय के ऊपर जो है ये पाए जाते हैं, उच्च हिमालय में पाए जाते हैं। रेस्ट ऑफ इंडियाज ग्रासलैंड्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ स्टेप्स एंड सावनाज। जो अब मैंने अभी आपको बताया ना कि स्टेप्स किसका? यूरोप का है, ठीक है। तो यूरोप का और एशिया का मैंने बताया, वहाँ पर ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं? स्टेप्स बोलते हैं। और सावना किसका? सावना जो है एक तरीके से अमेरिका के अंदर जो ग्रासलैंड है उसको बोला जाता है। तो इंडिया के अंदर कौन कौन सी मिलती हैं? स्टेप्स और सावना के एक तरीके से यहाँ पर जो है ग्रासलैंड आपको देखने को मिलती हैं। स्टेप फॉर्मेशन ऑक्युपाई लार्जली एरिया ऑफ सैंडी, और जो स्टेप का फॉर्मेशन है वहाँ पर आपको सैंडी यानी कि रेतीली मिट्टी और ऐसी मिट्टी देखने को मिलती है जिसके अंदर सॉल्ट के कंटेंट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे।
कि भारत के शेष घास के मैदान मुख्यतः स्टेप्स और सवाना से बने हुए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, किससे बने हुए हैं? स्टेप्स और सवाना से बने हुए हैं, ये ज़रूर ध्यान में रख लेना। आप कंपोनेंट्स की बात करेंगे, स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। कंपोनेंट का मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। तो जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था इकोसिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपका बायोटिक होता है और एक आपका एबायोटिक होता है। बायोटिक के अंदर आपकी सारी लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, जितने भी एनिमल्स प्लांट्स सब कुछ आपका बायोटिक के अंदर आ जाते हैं। और एबायोटिक के अंदर आपका मिट्टी आ जाती है, वहाँ का तापमान आ जाता है, वहाँ की जलवायु आ जाती है, सोयल आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, अगर कोई गैस वगैरह तो वो आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती है? ये एबायोटिक में आ जाती है। तो किसी भी इकोसिस्टम में जो ये बायोटिक कंपोनेंट है, जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो इनके साथ कैसे एक रिलेशन बना के चलते हैं, वही आपका क्या कहलाता है? वही आपका पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। तो ग्रासलैंड के अंदर जितने भी बायोटिक कंपोनेंट है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कैसे यहाँ पर एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ एक रिलेशन बना के चलते हैं, वो क्या होता है? वो आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो जाता है। तो इसके अंदर भी कंपोनेंट हम कौन से पढ़ेंगे? एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट को पढ़ेंगे। और जैसे मैंने वहाँ पर आपके साथ एनर्जी का फ्लो डिस्कस किया था ना, पिछले से पिछली वीडियो में एनर्जी का जो फ्लो डिस्कस किया था, तो कैसे कैसे आपके साथ डिस्कस किया था। पहले आपकी प्रोड्यूसर होते हैं जो मेनली प्लांट्स होते हैं, जो सन से सनलाइट को लेते हैं, ठीक है, और इसको एनर्जी को एक तरीके से फॉर्म करते हैं। प्रोड्यूसर के बाद जो इनको प्रोड्यूसर को खाते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको हर्बीवोर बोला जाता है, हर्बीवोर। और इन हर्बीवोर को प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं। फिर हर्बीवोर को खाने वाले कौन होते हैं? कार्निवोर होते हैं, ठीक है, जिनको आप सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हो। फिर इनको भी खाने वाले और सेकेंडरी कार्निवोर आ जाते हैं, जिनको आप टर्शनरी कंज्यूमर बोलते हो। ठीक है, फिर जब ये मर जाते हैं, ये डेड हो जाते हैं, तो फिर वो किसमें? मिट्टी में मिल जाते हैं। और मिट्टी में इनको डिकम्पोज करने का काम कौन करते हैं? जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो ये एक साइकिल चली आ रही थी, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, कि यहाँ से आपका अगर कोई एनर्जी चली है, आपका कोई न्यूट्रिएंट्स चले हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स यहाँ से पास होते 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 आपका वापस मिट्टी में आ गया है, और वहीं से फिर से प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो इसके अंदर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में भी क्या होता है कि प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो आपके ये घास वगैरह होती है, झाड़ियाँ वगैरह, बिकॉज यहाँ पर वुडी प्लांट्स तो होती नहीं है, तो ये आपके प्रोड्यूसर होते हैं। फिर इनको खाने वाले जो हर्बीवोर्स होते हैं, वो यहाँ पर, ये सब चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। एक चीज़ और ध्यान में रखना कि जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है, वो 10% रूल आपको शायद याद होगा कि एनर्जी जो है कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होती है, 10% ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो बायोटिक के अंदर आपके प्रोड्यूसर आ जाते हैं। प्रोड्यूसर मेनली कौन होते हैं भाई? मेनली आपकी घास ही होती हैं, कुछ हर्ब्स और शब्स मतलब झाड़ियाँ वगैरह, जड़ी बूटियाँ वगैरह है, जो कि एक तरीके से यहाँ पर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, आपके जो एनर्जी है उसको यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पे स्टार्टिंग होती है, मतलब सनलाइट से, और एक तरीके से आपके न्यूट्रिएंट्स जो है वो लेवल टू लेवल ट्रांसफ़र होना यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपके प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं, जो उन प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं। जैसे आपके ये ममल्स हो गए, जिसमें गाय आ गई, शीप मतलब भेड़ें आ गई, डियर आ गए, रैबिट आ गए, बफेलो भैंस आ गए। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। और ये हर्बीवोर्स होते हैं जो कि घास के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा। ये सब क्या खाते हैं? ये सब जो पत्तियाँ वगैरह वही तो खाते हैं, पेड़ पौधे तो खाते हैं। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर किसको कंज्यूम करते हैं? ये कंज्यूम करते हैं हर्बीवोर्स को। ठीक है, किनको? हर्बीवोर्स को। और हर्बीवोर्स को प्राइमरी कंज्यूमर भी बोला जाता है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर किनको खाने का काम करते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर को। इनमें से एनिमल्स कौन से? इसमें फोक्स आ जाती है, लोमड़ी आ जाती है, सियार आ जाती है, सांप आ गया, मेंढक आ गया, छिपकली, पक्षी वगैरह जो इनको खाने का काम करते हैं, वो इसके अंदर आ जाते हैं। और ये यहाँ पर एक तरीके से क्या हो जाते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर यहाँ पे हो जाते हैं, और ये आपके कार्निवोर्स हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। फिर आपके टर्शरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं, जैसे बाज वगैरह, जो कि इन एनिमल्स को भी खाने का काम करते हैं। तो ये आपके कौन से कंज्यूमर्स हो गए? ये आपके टर्शरी कंज्यूमर्स हो गए। ठीक है, और ये किनको खाने का काम करते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने का काम करते हैं। तो आपकी साइकिल ऐसे चली आ रही है सीधे। उसके बाद जब टर्शरी कंज्यूमर डेड हो जाते हैं, तो फिर इनको डिकम्पोज करने का काम कौन करते हैं? इनको एक तरीके से डिकम्पोज करने का काम किया जाता है किनके द्वारा? जो भी आपके बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, ठीक है, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो इनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। इनको कहीं ना कहीं इनका जो अपघटित है, अपघटन इनका करने का काम करते हैं, ताकि फिर से जो न्यूट्रिएंट्स है वो किस में मिक्स हो जाए? न्यूट्रिएंट्स फिर से मिट्टी में मिक्स हो जाए। और जो प्लांट्स है वो कहाँ पर उगते हैं? वो अपने मिट्टी में उगते हैं। तो ये साइकिल आपके न्यूट्रिएंट्स की जो है एक तरीके से फ्लो आपका चलता रहता है।
ठीक है, तो ये आपका बायोटिक कंपोनेंट्स हो गया। अब एबायोटिक कंपोनेंट वो होते हैं जो लिविंग थिंग्स में शामिल नहीं होते। इसमें आ जाती है आपकी मिट्टी, सॉइल आ जाती है, और जो आपका एरियल एनवायरनमेंट है, यानी कि जो आपका वातावरण है जिसके अंदर पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं, वो सारी चीज़ें आपके एबायोटिक कंपोनेंट में आ जाती है। फिर कुछ एलिमेंट्स भी है, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब भी क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है। इसके अलावा कुछ ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ सूक्ष्म, आप कह लो कुछ सूक्ष्म तत्व होते हैं जो कि आपके मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, वो भी किसका हिस्सा होते हैं, वो भी आपके एबायोटिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अब फ्लोरा एंड फोना ग्रासलैंड इकोसिस्टम। क्या, अब मैंने आपके साथ कल ना डिस्कस किया था भाई, फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा क्या होता है और फोना क्या होता है। तो जो फ्लोरा होता है ना, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स की कैटेगरीज को फ्लोरा बोलते हैं। किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के अंदर पाए जाने, जैसे अगर ग्रासलैंड है तो ग्रासलैंड के अंदर कितने तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, जो भी प्लांट्स पाए जाते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, उनको फ्लोरा बोला जाता है। फोना मतलब उस पर्टिकुलर कैटेगरी में पाए जाने वाले एनिमल्स, यानी कि जानवर क्या कहलाते हैं, वो फोना कहलाते हैं। तो ग्रासलैंड के अंदर पाए जाने वाले फ्लोरा एंड फोना यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स कौन कौन से होते हैं। तो ग्रासेज आर द डोमिनेटिंग प्लांट्स, यानी कि घास ही मेनली यहाँ पर आपको पाई जाती है, जिसके अंदर आपको कुछ कांटेदार पेड़ भी देखने को मिल जाते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में, उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्रों में आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो मेनली आपको इसमें घास देखने को मिलती है, ठीक है, अगर फ्लोरा की बात करें। और अगर फोना की बात करें तो आपको यहाँ पर बेजर्स, फोक्स, एस, जैब्रा, एंटीलोप, ये सभी आपको यहाँ पर चरते हुए मिल जाते हैं इनमें, जो कि एक तरीके से यहाँ पर फीड करते हैं। दैट सपोर्ट द डेयरी और लेदर इंडस्ट्री, जो कि डेयरी और चमड़ा उद्योग को एक तरीके से समर्थन करते हैं। ग्रासलैंड्स ऑल्सो सपोर्ट द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ रोडेंट्स, लेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स। रोडेंट्स क्या होता है, जैसे जो चूहे वगैरह होते हैं ना, चूहे हो गए, गिलहरी हो गई, और इसी कैटेगरी में आने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, उनको रोडेंट्स बोला जाता है। तो किनको सपोर्ट करते हैं यहाँ पर, ये जितने भी एनिमल्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं, रोडेंट्स रहते हैं, साथ ही रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स वगैरह यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। तो इनको भी सर्वाइव करने का काम ग्रासलैंड्स करते हैं। अब टाइप्स की बात करेंगे, घास के मैदानों के प्रकार कितने होते हैं। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की बात करेंगे, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, तो ये आपको इक्वेटर के दोनों साइड्स पर मिल जाते हैं, जो भूमध्य रेखा के दोनों किनारों पर पाए जाते हैं और एक्सटेंड होते हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय तक ये फैले हुए हैं। ये भी आप चीज़ें ध्यान में रखेंगे। दिस प्लांट ग्रोज वेल इन एरियाज विद मॉडरेट टू लो रेनफॉल, यानी कि जहाँ पर मध्यम से कम बरसात होती है, वहाँ पर आपको ये जो है एक तरीके से ग्रासेस वगैरह देखने को मिलती है, नॉन वुडी प्लांट्स जो वो देखने को मिलते हैं। द ग्रास कैन ग्रो टू ए हाइट ऑफ 3 to 4 मीटर्स तक, यानी कि 3 से 4 मीटर तक की हाइट की ये जो घास है वो चली जाती है इन मैदानी क्षेत्रों में। दिस इज टू द सॉर्ट ऑफ ग्रासलैंड दैट कैन बी फाउंड इन अफ्रीकाज सवाना। मैंने अफ्रीका का बताया था ना कि अफ्रीका के अंदर इसको क्या बोलते हैं, सवाना बोलते हैं। तो ये उस प्रकार का घास का मैदान है जो अफ्रीका के सवाना में पाया जाता है, ऐसा ही कुछ होता है ये। और इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एलिफेंट्स होते हैं, जेब्राज होते हैं, जिराफ, डियर और लियोपर्ड्स यहाँ पर आपको कॉमनली देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये ट्रॉपिकल की बात हो गई। अब है टेम्परेट ग्रासलैंड्स, शीतोष्ण घास के मैदान। ये पाए जाते हैं इन ए वैरायटी ऑफ लैटिट्यूडनल जोन्स एज वेल एज इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट। जो अक्षांशीय क्षेत्र हैं उनके अंदर ये आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही जो महाद्वीप है उनके इंटीरियर्स में, यानी कि उनके अंदरूनी हिस्सों में आपको देखने को मिलेंगे। ग्रास इज यूजुअली यहाँ पर छोटी होती है और हेल्दी होती है। यहाँ पर आपको भैंस देखने को मिल जाती है, जो बाइसन है वो देखने को मिल जाएंगे, एंटीलोप्स देखने को मिल जाते हैं इन क्षेत्रों के अंदर आपको, जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। फिर आपके थोर्नी बुशेज आ जाती है, जो कटीली झाड़ियाँ हैं वो भी इधर देखने को मिलती है। दीज कैन बी फाउंड इन ड्राई डेजर्ट लाइक कंडीशन, जो एक तरीके से सूक्ष्म रेगिस्तानी जैसी जो कंडीशन होती है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगी। बिकॉज आप सभी को पता है कटीली जो झाड़ियाँ वो आपको ऐसी जगहों पर देखने को मिलती है जो ड्राई होती है। तो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स कैन बी फाउंड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। और द वेजिटेशन कवर इज़ लो, यहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं वो आपको कम देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बारिश आपको लैक होती है, मतलब बारिश की कमी होती है, टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, तो ये आपका इसके बारे में हो गया, ये टाइप्स हमने पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे फंक्शंस क्या होती है ग्रासलैंड इकोसिस्टम के, घास के मैदान पारिस्थितिक तंत्र के कार्यों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कार्य क्या है, फूड चेन को मेंटेन करने का काम जो है किया जाता है इसके द्वारा। बिकॉज आप सभी को पता है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये प्लांट्स थे, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते कोई और ऑर्गेनिज्म जिनको हर्बीवोर कहा जाता है, फिर हर्बीवोर के ऊपर डिपेंड करते हैं आपके
जो एक तरीके से कार्निवोर्स होते हैं वो यहाँ पर डिपेंड करते हैं। फिर उसके बाद ये जब डिकम्पोज हो जाते हैं तो वापस से मिक्स हो जाते हैं। तो एक जो श्रृंखला है फूड चेन, ये जो खाद्य श्रृंखला है वो आपकी बनी रहती है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है फीड के लिए, अपने खाने के लिए। तो ये जो एक इंटरकनेक्टेड फूड चेन सिस्टम है, इसको हम एक खाद्य वेब की तरह कह सकते हैं, एक जाल की तरह ये होता है। तो इसको सपोर्ट करने का काम यहाँ पर होता है, जो कि सभी इकोसिस्टम के अंदर होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट साइकिल इन एन इकोसिस्टम। न्यूट्रिएंट साइकिल मतलब जो पोषक तत्व है वो भी आपका एक चक्र के रूप में चलता रहता है। जैसे जो सनलाइट है, सनलाइट से जो एक तरीके से रेडिएशंस पेड़ों ने लिया है, वहाँ से आपके न्यूट्रिएंट्स जो है एक तरीके से ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर हर्बीवोर ने खाया तो हर्बीवोर के अंदर ट्रांसफ़र हो गया, फिर कार्निवोर के अंदर ट्रांसफ़र हो गया, फिर जब कार्निवोर डेड कर जाते हैं तो वापस में वो सॉइल के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिक्स हो जाते हैं, और फिर इसी सॉइल के अंदर जो आपके प्लांट्स है वो फिर से ग्रो करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों की भी ये जो चक्र है, ये जो साइकिल है वो आपका चलता रहता है। ठीक है। द प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स टेक्स अप द मिनरल एलिमेंट फ्रॉम द सोइल एंड एयर। जो प्रोड्यूसर्स है, जो घास वगैरह जो प्लांट्स है वो कहाँ से लेते हैं? सोइल से, एयर से लेते हैं, फिर उनको ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एंड देन आफ्टर पासिंग थ्रू द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ना, क्या होते हैं ट्रॉफिक लेवल? ट्रॉफिक लेवल मतलब आपके वो लेवल होता है जिसके अंदर आपके प्रोड्यूसर को कौन खाता है? हर्बीवोर खाते हैं, हर्बीवोर को कौन खाते हैं? कार्निवोर खाते हैं। तो ऐसे ऐसे आपका ट्रॉफिक लेवल चलता रहता है, और फिर से ये सारी चीज़ें रिटर्न हो जाती है सोइल और एयर में। जैसे ही डिकम्पोज हो जाती हैं सारी चीज़ें, जैसे ही मिक्स हो जाती हैं, फिर ये सारी चीज़ें वापस से मिट्टी में और हवा में लौट जाती हैं। तो जो न्यूट्रिशन साइकिल है, न्यूट्रिशन साइकिल ये आपकी मेंटेन हो जाती है इसके थ्रू। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस किया। पीडीएफ अगर अवेल करना चाहते हैं तो 7419055279 पर व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमेशा यही बोलती हूँ कि पेड पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, फिर भी मैसेज करके पूछते हैं कि क्या ये पेड है, तो देखो ये पेड ही पीडीएफ आपको अवेल होगी, या फिर आप अपने यूट्यूब के थ्रू पढ़ सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।